साल 2021 में हैं हम। शायद इतनी बेसब्री से किसी नए साल का इंतजार कभी नहीं हुआ था। इस इंतजार के पीछे की दास्तां से हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन बीता कल वापस नहीं आता, बहुत सारे सबक देकर जाता है और ये सबक ही काम आते हैं जब हम फिर से अपने ख्वाबों को पूरा करने की ओर चल पड़ते हैं। आज दुनिया के पास पिछले साल से विरासत में मिली चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों के पीछे छिपे अवसर भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज आगे बढ़ने के लिए नई राहें तैयार करनी हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी इंसान ने नई राहें इजाद की हैं, नई सड़क बनाई है, वो उस पर पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से दौड़ा है। इसी उम्मीद और इसी विश्वास की जरूरत आज आर्थिक और कारोबारी जगत को भी है। उसके सामने चुनौतियां हैं तो अवसर भी हैं। चुनौतियों की बात करें तो हमें ना चाहकर भी कोविड-19 की बात करनी ही पड़ेगी। 2020 की इस भयानक विरासत का साया 2021 पर भी रहेगा, लेकिन इस साल उम्मीद कहीं ज्यादा है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। हाँ, ब्रिटेन में वायरस की नई स्ट्रेन का पता चला है, जो कि चिंता की बात है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वैक्सीन से इसे संभाला जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो वैज्ञानिक इस साल कोरोना से मुक्ति की बात करने लगे हैं। भारत में भी सरकार इसी महीने से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है, लेकिन टीकाकरण शुरू होने से पहले भारत में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में लग रहा है। दिसंबर के आखिरी हफ्तों में संक्रमण की रफ्तार उच्चतम स्तर के मुकाबले 1/3 या कहीं 1/4 से भी कम रह गई। सरकार के द्वारा दिए गए आर्थिक और सामाजिक योगदान सहायता जो 10% जीडीपी का रहा है, जिसमें कृषि, एमएसएमईज और महिलाओं को खास स्तर पे ध्यान रख दिया गया है, वो इकोनॉमी और इंडस्ट्री को रिकवर करने में मदद करेंगे। ये देखा गया है कि करंट अकाउंट सरप्लस रहा है हमारा इस साल में, जो 2003 और 4 के बाद पहला साल रहा है। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 580 बिलियन यूएस डॉलर्स रहे हैं, और जो हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन थी उसे रिड्यूस कर दिया गया है, और माना जा रहा है कि इस साल बेस इफेक्ट की वजह से ग्रोथ रेट हो सकती है 8 से 9% के आसपास। कोरोना काल में एक सेक्टर जिसने सबसे ज्यादा उम्मीद और पोटेंशियल दिखाया वो था मैन्युफैक्चरिंग। पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के दौरान मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। अगर इस सेक्टर के पिछले 5 सालों के विकास की बात करें तो 2015-16 में ये सेक्टर 32,786 करोड़ डॉलर का था, जो साल 2018-19 में बढ़कर 40,324 करोड़ डॉलर का हो गया। साल 2020 के दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत 1.0 में 3.65 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि पावर सेक्टर को 90,000 करोड़ रुपए दिए गए। इस क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों की रफ्तार को तेज करते हुए निजी संस्थानों और कंपनियों को हर एक क्षेत्र में उद्योग लगाने की इजाजत दी गई। आत्मनिर्भर अभियान 3.0 के तहत अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का भी इंतजाम किया गया। हालांकि इस सेक्टर की चिंताएं भी हैं, जैसे इसमें करीब 24% की हिस्सेदारी रखने वाला ऑटोमोबाइल सेगमेंट मांग की कमी से ग्रस्त है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 2019-20 की दूसरी तिमाही में 70% से कम रहा। फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट भी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। We need to improve the competitiveness of the manufacturing sector in India. In the cost of capital, we are suggesting the setting up of a development finance bank that could develop long-term projects. The concession for the reduced duty tax that had been announced, which needed you to set up factories by March 23rd, we are suggesting that it be extended to March 25. देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रमुख घटक है ऑटो उद्योग, जिसका जीडीपी में करीब 7.1% का हिस्सा है, और ये करीब 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। भारत 2019 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया था
उम्मीद की जा रही थी कि 2021 तक भारत तीसरे नंबर पर आ जाए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बस निर्माता है। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के क्षेत्र में भी भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। साल 2020 में कोरोना महामारी का इस सेक्टर पर भी असर देखने को मिला। अप्रैल से नवंबर की बिक्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 की तुलना में पैसेंजर कार की घरेलू बिक्री में 21.67% की गिरावट आई। 3 व्हीलर्स की बिक्री में 76.08% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि 2 व्हीलर्स की बिक्री में 25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला और त्योहारों का मौसम आया, लोग एक बार फिर गाड़ियां खरीदने शोरूम्स पहुंचने लगे, जिसकी झलक नवंबर के बिक्री के आंकड़ों में देखने को मिली। जब इस एक महीने में पैसेंजर कारों की बिक्री पिछले साल नवंबर के मुकाबले 4.65% ज्यादा रही, वहीं 2 व्हीलर्स की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 13.43% की बढ़त देखने को मिली। सरकार ने भी ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उसका जोर इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। अनुमान है कि ये सेगमेंट 2022 से 2027 तक 44% की दर से विकास करेगा और इनकी वार्षिक बिक्री 63 लाख वाहन से भी ऊपर होगी। सरकार ने पिछले बजट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आयकर में रियायत देने का भी ऐलान किया था। जहां तक संपूर्ण ऑटो उद्योग की बात है तो सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। साथ ही ऑटो सेक्टर के लिए 51,000 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का भी ऐलान किया है। हालांकि भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए आगे की राह उतनी आसान भी नहीं है। सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मांग को बनाए रखना, जो बहुत कुछ आर्थिक गतिविधियों और अर्थव्यवस्था में लोगों के विश्वास पर निर्भर करता है। भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग सुधारी है, लेकिन अब भी कारोबार की शुरुआत करने, प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने, करों का भुगतान करने, कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू कराने जैसे मानकों पर और काम करना बाकी है। One of the important things about the health of the Indian auto industry is related to the motorization of the country. There is a huge upside for motorization in India. We are only at around from 25 cars per 1,000 people against the more developed countries who are upward of 500 to 700 cars per 1,000 people. So one of the important things about the motorization and its continuity in India is that the cost of acquisition for vehicles have to be kept down. And one important aspect of that is obviously the government taxes. पिछले कुछ दशकों से देश के सर्विस सेक्टर ने जिस हिसाब से विकास किया है वो देखने लायक है। सर्विस सेक्टर का भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइस में योगदान 2017-18 के 53.44% से बढ़कर 2019-20 में 55.39% पर आ गया। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2020 में सर्विस सेक्टर का निर्यात 1.22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था, जबकि आयात 71,662 करोड़ रुपए का था। हालांकि इस सेक्टर को भी साल 2020 में कोविड-19 से बड़ा धक्का लगा। हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन क्षेत्र इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अच्छी बात ये रही कि पिछले साल अप्रैल से जून के बीच होटल और पर्यटन क्षेत्र में 1,558 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश आया। इस बीच पिछले साल सरकार की तरफ से इस सेक्टर के लिए अहम कदम भी उठाए गए। इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार मंत्रालय ने कहा है कि वो जीडीपी में डिजिटल इकोनॉमी का योगदान 20% करने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही सरकार इस साल मार्च में 2,251 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम की नीलामी भी कर रही है, जिससे इस सेक्टर के विकास को और बल मिलेगा। लेकिन इस सेक्टर की कुछ विषमताएं भी हैं, जैसे सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान 61.5% का है, लेकिन ये केवल 25% लोगों को ही रोजगार देता है, जबकि खेती का योगदान 15.4% है और यहाँ करीब 53% लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आज के समय में जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड या ट्रांसपोर्ट के बराबर फंड इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, पर रिटर्न्स डिजिटल में 2 गुने हैं।
तो चूंकि सरकार को इस समय पैसे की जरूरत है, तो हो सकता है कि एक इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ फंड्स को जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स हैं वहां से ट्रांसफर करके डिजिटल साइट के अंदर लेके आया जाए। मार्च 2020 में जब पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई, तब सारे कारखाने, गाड़ियां, हवाई जहाज, अधिकतर ऑफिस, स्कूल सब बंद हो गए। अगर किसी ने अपना काम जारी रखा तो वो था किसान। लॉकडाउन के ऐलान के कुछ दिनों बाद प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हुआ। ये मजदूर गांव और कस्बों से ताल्लुक रखते थे। जब ये अपने घर पहुंचे तब इनके रोजगार का इंतजाम भी खेती और इससे जुड़े दूसरे उद्योगों के जरिए किया गया। इस सेक्टर ने दिखा दिया कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है। जब कोविड की वजह से सारे सेक्टरों की विकास दर माइनस में जा रही थी, खेती की विकास दर 3.4% रही। लेकिन इस क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। इस सेक्टर पर जरूरत से ज्यादा लोग निर्भर हैं, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता काफी कम है। भारत का खेती में जीडीपी में योगदान करीब 15.4% का है, जबकि ये 53% लोगों को रोजगार देता है। जबकि अमेरिका में खेती और संबंधित उद्योगों में जीडीपी का योगदान 8% का और ये मात्र 2% लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। वहीं चीन की जीडीपी में कृषि का योगदान 7% का है और ये 26% लोगों को रोजगार देता है। हालांकि खेती को और ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए नए कानून लागू किए जा चुके हैं। कोरोना को देखते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के जरिए कृषि क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई ऐलान भी किए हैं। सरकार ने एमएसपी पर जून 2020 में 382 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया है। इसके जरिए 42 लाख किसानों से करीब 73,500 करोड़ रुपए की खरीद की गई। 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। तो इसके लिए भी बजट में प्रावधान होने की जरूरत है। प्रावधान मतलब एक्स्ट्रा एलोकेशन, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर द नेक्स्ट 4 years, तो उसमें भी शायद सरकार एक चंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, क्रिएशन फंड के लिए वो भी एलोकेट कर सकता है। और एक चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़ है जो सरकार ने बहुत ही जो फोकस रहा है सरकार का, कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, जो हमारा जो वैल्यू चेन है, जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन है, उसमें बेटर स्टोरेज फैसिलिटी कैसे बनाया जाए, बेटर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वो सब चीज़, सो दैट हमारे लॉसेस जो एग्रीकल्चर जो लॉसेस है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वो कम हो सके। भारत में बात करने से लेकर काम करने, पढ़ाई करने और लेन देन करने के तरीके को किसी ने बदला है तो वो है मोबाइल फोन। कोविड-19 के दौरान भी बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल से की। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने खरीदारी और पेमेंट के लिए भी मोबाइल का सहारा लिया। कोविड-19 पर नजर रखने वाली आरोग्य सेतु ऐप के जरिए सरकार कोरोना पर नियंत्रण रख पाई। कुल मिलाकर कहें तो बीते साल मोबाइल और इंटरनेट ने अपनी उपयोगिता का एहसास करा दिया। TRAI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2020 तक भारत में कुल 117.18 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ता हैं, जिसमें मोबाइल फोन धारकों की संख्या 115.18 करोड़ है। कुल टेलीडेंसिटी 86.38% है। अगर ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की बात करें तो इनकी संख्या 73.48 करोड़ है। साल 2019-20 में इस सेक्टर का राजस्व 2.52 लाख करोड़ रुपए रहा। इस तरह भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन का बाजार है। अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान सेक्टर में करीब 3,727 करोड़ डॉलर का विदेशी निवेश आया। साथ ही सरकार मार्च 2021 में नए स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे डेटा की कीमत कम होगी और पेनिट्रेशन बढ़ेगा, टेलीफोन सब्सक्राइबर की संख्या में अगले 5 सालों में 50 करोड़ का और इजाफा होने की उम्मीद है। टेलीकॉम सेक्टर एक आर्थिक मंदी से गुजर रहा है और हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारे साथ, ऑपरेटर्स के साथ हाथ में हाथ मिलाकर हमें इस आर्थिक संकट से निकाले, जिससे कि हम नेटवर्क डेंसिफिकेशन कर पाएँ, रूरल एरियाज़ में नेटवर्क ले जा पाएँ और हर एक सब्सक्राइबर को एक उचित दर पर बहुत अच्छा सर्विस दे पाएँ।
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की जो लाइसेंस फी रजीम है, ऑक्शन प्राइस है या जो टैक्सेस हैं उसको रियलिस्टिक किया जाए। ऊंची इमारतें, फ्लाईओवर्स, हाईवेज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, मॉल्स अगर बदलते भारत की तस्वीर बयां करते हैं तो इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है। आज भी बड़े शहरों में झुग्गी झोपड़ियां हैं, कम कीमत पर घर नहीं मिल पाता और छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाना बाकी है। यानी कुल मिलाकर कहें तो रियल एस्टेट सेक्टर में काफी गुंजाइश है। आंकड़ों पर ध्यान दें तो साल 2016 और साल 2020 के बीच LIG यानी लोअर इनकम ग्रुप की बात करें तो मांग 1992 की थी, तो कुल 25 घर ही उपलब्ध थे, जबकि मिडिल इनकम ग्रुप के लिए मांग 1457 थी तो 647 घर ही उपलब्ध थे, जबकि उच्च आय वर्ग यानी HIG में अगर मांग 747 की थी तो 351 घर ही मौजूद थे। कुल मिलाकर कहें तो हाउसिंग सेक्टर में मांग की कमी नहीं थी, लेकिन खरीद को प्रभावित करने वाले कई और कारक होते हैं जो व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक भी हो सकते हैं। शायद यही वजह रही कि फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज की विकास दर जहां 2014 से 2018 के बीच 8.7% थी, वहीं 2018 से 2020 के बीच गिरकर 5.7% पर आ गई। सरकार की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले साल के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर 27,500 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने का इंतजाम किया है। रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। खरीदारों में उत्साह बढ़ाने के लिए घरों पर लगने वाले टैक्स को भी बहुत कम किया जा रहा है। सस्ते घरों पर जो टैक्स पहले 8% लगा करता था, वो अब सिर्फ 1% है। वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले 12% टैक्स की जगह अब सिर्फ 5% GST लिया जा रहा है। सरकार ने इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मान्यता दी है ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा भाग है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में काफी बड़ा और कई सेक्टरों को समेटे हुए है। इसमें पावर, रोड, पुल, रेलवे, पोर्ट्स आदि प्रमुख हैं। 2013 से 2019 के दौरान इस क्षेत्र में 57 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है, जिसमें सबसे ज्यादा पावर यानी बिजली, दूसरे नंबर पर रोड्स और तीसरे नंबर पर रेलवे है। कोरोना काल के बीच भी रेलवे ने माल ढुलाई और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क निर्माण के नए रिकॉर्ड्स बनाए। सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल 111 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साल 2020 से लेकर 2025 तक ऊर्जा पर 26,90,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अवधि में रोड निर्माण पर 20,33,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसी तरह रेलवे पर 13,67,000 करोड़ रुपए और पोर्ट यानी बंदरगाह पर 12,11,000 करोड़ रुपए और एयरपोर्ट्स पर 14,34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत डिजिटल कम्युनिकेशन, सिंचाई, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हैं। सरकार की नीयत साफ है और नीतियां भी तय हैं, लेकिन फिर भी कई जगहें हैं जहां सुधार की गुंजाइश है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक पारदर्शिता के मामले में भारत 66वें स्थान पर था, प्रॉपर्टी राइट के मामले में 87वें स्थान पर था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में भारत 15वें पायदान पर था। लेकिन इस कैटेगरी में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ भारत की रैंकिंग 67 है।
अगर ये सुधरती है तो भारत की ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रैंकिंग और भी बेहतर हो जाएगी। इसी रिपोर्ट में भारत के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओवरऑल रैंकिंग 28 रही, जबकि रोड कनेक्टिविटी के मामले में भारत 72वें, रोड्स की गुणवत्ता के मामले में 48वें, रेल सेवाओं की क्षमता के उपयोग के मामले में 30वें और वायु सेवाओं की क्षमता के उपयोग के मामले में 59वें स्थान पर है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में चुनौतियां कम नहीं हैं। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में जो गवर्नमेंट का फोकस रहना चाहिए और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। और दूसरा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, हमें बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स की जरूरत है, वो एक हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। और तीसरा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, अब हम जो है ग्लोबल इकोनॉमी में कम्पीट करने के लिए हमारे यहाँ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा है उसको अगर हमें कम करना है तो हमें अपने यहाँ एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने पड़ेंगे और उसके लिए वाटरवेज में, इनलैंड वाटरवेज में फोकस करना, उसमें खर्च करना, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का जरूर इसमें फोकस रहेगा। भारत के रिटेल सेक्टर ने भी कोरोना काल में जबरदस्त रेजिलियंस या कहें आधारभूत शक्ति का परिचय दिया। एक ओर जहां रेलवे और सड़क मार्गों के जरिए सप्लाई चेन को बरकरार रखा गया, वहीं इस क्षेत्र ने ग्राहकों तक सामान पहुंचाने में अपने कोरोना वॉरियर्स को खड़ा किया। हालांकि छोटे शहरों और गांवों में जहां इंटरनेट और मोबाइल पेनिट्रेशन कम था, लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद थीं, वहां रिटेल सेक्टर को नुकसान जरूर हुआ। लेकिन बाधाओं के बावजूद भारत की रिटेल सेक्टर की क्षमता को कम नहीं आंका जा सकता। 2018 में भारत का रिटेल बाजार 79,000 करोड़ डॉलर का था। एक अनुमान के मुताबिक साल 2026 तक ये 1,75,000 करोड़ डॉलर का हो जाएगा। इस बीच ई कॉमर्स का बाजार 2026 तक 20,000 करोड़ डॉलर का हो जाएगा। फिलहाल रिटेल सेक्टर में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 88% का है, जबकि संगठित क्षेत्र का हिस्सा 12% का है। अनुमान है कि साल 2021 तक संगठित क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 23% तक का हो जाएगा और इसका आकार 14,000 से 16,000 करोड़ डॉलर के बीच होगा। व्यापारियों के लिए सरकार कुछ इस प्रकार की नीतियां लाए जिससे कि देश का घरेलू व्यापार भी अच्छा चले और हम निर्यात भी ज्यादा से ज्यादा कर सकें। इसके साथ साथ ई कॉमर्स पॉलिसी के लिए भी बजट में कुछ न कुछ घोषणा होनी चाहिए। वहीं जीएसटी और अन्य टैक्स के लिए एक संयुक्त समिति का गठन होना चाहिए जिसमें अधिकारी हो और व्यापारियों के प्रतिनिधि हो, और कोई भी संशोधन या जीएसटी के विषय में कोई भी निर्णय हो तो उस कमेटी से बातचीत करके हो। भारत सरकार ने कोविड-19 की काली छाया से उद्योगों को निकालने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। उद्योग जगत को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस साल के बजट में प्रगतिशील और रचनात्मक सुधारों का ऐलान करेंगी। साथ ही मांग बढ़ाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। 2021 का साल चुनौतियों भरा होगा, लेकिन इस चुनौतियों में अवसर भी हैं। भारत के पास मौका है दुनिया में अपने आप को एक नया मुकाम देने का। आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए सरकार देश की जड़ें मजबूत कर रही है और जब मजबूती के साथ भारत खड़ा होगा तो दुनिया भर के लिए सहारा होगा, सच्चा दोस्त होगा, सच्चा कुटुंब होगा।